पेपर 1 में ईवीएस के पूरे 30 में से 30 अंक लाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस क्लास में हम सीटेट के पर्यावरण अध्ययन के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। ये प्रश्न पिछले वर्षों के एनसीईआरटी, सीटेट के नए पैटर्न को ध्यान रखकर चुने गए हैं। हर प्रश्न के साथ आपको सही उत्तर, आसान भाषा में विस्तृत व्याख्या और उससे जुड़ी जानकारी भी मिलेगी, ताकि परीक्षा में चाहे प्रश्न किसी भी रूप में आए, आप उसे आसानी से हल कर सकें। एक छोटा सा नियम है, हर प्रश्न का उत्तर पहले खुद सोचिए, फिर वीडियो में दिए गए उत्तर से मिलाइए। इससे आपकी तैयारी और भी मजबूत होगी। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्न संख्या 1 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है? ए गौरैया, बी शकरखोरा, सी फाख्ता या डी बया। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी फाख्ता। फाख्ता पक्षी रेगिस्तानी या कटीले पौधों जैसे कैक्टस और मेहंदी की झाड़ियों के बीच सुरक्षित महसूस करता है और वहीं घोंसला बनाता है, ताकि शिकारी जानवरों से उसके अंडों की रक्षा हो सके। संख्या 2 देखते हैं दोस्तों, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस जानवर को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है, परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह उसी वृक्ष की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। ए चिंपांजी, बी लंगूर, सी स्लॉथ या डी पांडा। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी स्लॉथ। स्लॉथ दुनिया का सबसे आलसी जीव माना जाता है। यह अपने पूरे जीवन काल, लगभग 40 वर्ष में, मुश्किल से 5 से 8 पेड़ों पर ही घूम पाता है। यह हफ्ते में केवल एक बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं दोस्तों, हाथियों के झुंड के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए हाथियों के झुंड में केवल हथनियां 14-15 बच्चे ही रहते हैं। बी झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। सी एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है। या डी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। हाथियों के झुंड में नर हाथी शामिल नहीं होते। वे 14-15 वर्षों की आयु में झुंड छोड़ देते हैं। झुंड की कमान सबसे बुजुर्ग हथनी के हाथ में होती है। हाथी बहुत कम सोते हैं, दिन में केवल 2 से 4 घंटे। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं दोस्तों, बाघ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। बी बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। सी अंधेरे में बाघ हमसे 4 गुना बेहतर देख सकता है। या डी बाघ अपने इलाके का निर्धारण अपने मूत्र की गंध से करता है। सही उत्तर होगा दोस्तों, सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अंधेरे में बाघ हमसे 4 गुना बेहतर देख सकता है। यह उत्तर गलत होगा। यह कथन गलत है, क्योंकि बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है, ना कि 4 गुना। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना बेहतर देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं दोस्तों, रात में जागने वाले जानवर जैसे उल्लू, चमगादड़ हर चीज को किस रंग में देखते हैं? ए केवल हरे और पीले रंग में। बी केवल काले और सफेद रंग में। सी सभी रंगों में। या डी केवल लाल रंग में। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, केवल काले और सफेद रंग में। जिन जीवों की आंखों में रॉड्स कोशिकाएं अधिक सक्रिय होती हैं, वे रात में देख पाते हैं। प्रकृति के नियमानुसार रात में सक्रिय रहने वाले जानवरों को दुनिया सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देती है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं दोस्तों, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि? ए बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध होता है। बी बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। सी भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करती है। या डी बगुला भैंस को डराना चाहता है। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध होता है। भैंस की पीठ पर छोटे छोटे कीड़े परजीवी होते हैं। बगुला उन्हें खाकर अपना पेट भरता है और भैंस को उन कीड़ों से छुटकारा मिल जाता है। इस तरह के संबंध को, जिसमें लोगों को लाभ हो, सहजीविता कहते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं दोस्तों, पश्मीना शॉल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यह बहुत गर्म होती है और 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देती है। इसे चांगथांगी नस्ल की बकरियों के बालों से बनाया जाता है, जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहती हैं। एक साधारण शॉल को हाथ से बुनने में लगभग 250 घंटे लगते हैं। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2 और 3 सभी, या डी केवल 1 और 3। तो सही उत्तर पर विचार कीजिए दोस्तों। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 सभी सही। लद्दाख की चांगपा जनजाति इन बकरियों को पालती है। अत्यधिक ठंड के कारण इन बकरियों के शरीर पर बहुत महीन बाल उगाते हैं। यह ऊन इतनी पतली होती है कि इसे मशीनों से नहीं बुना जा सकता है, इसलिए बुनकर इसे हाथ से बनाते हैं, जिसमें 250 घंटे का समय लग जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं दोस्तों। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका क्या कारण है? ए वे उड़ सकते हैं, बी पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, सी पक्षियों के कान पंखों से ढके होते हैं, या डी उनकी आंखें छोटी होती हैं। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। इंसानों की तरह पक्षी अपनी आंखों की पुतलियों को दाएं बाएं नहीं घुमा सकते, इसलिए अपने आसपास की चीजों को देखने के लिए उन्हें अपनी पूरी गर्दन ही घुमानी पड़ती है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए कौन सा एक कीटवच्छी पौधा नहीं है? ए नेपेंथिस, बी डायोनिया, सी ड्रोसेरा, या डी अमरबेल। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अमरबेल। अमरवेल एक परजीवी पौधा है जो दूसरे पेड़ों का पोषण चूसता है, जबकि नेफेंथिस, डायोनिया और ड्रेसोएरा तेजवच्छी पौधे हैं जो नाइट्रोजन की कमी वाले दलदली इलाकों में उगते हैं और कीड़ों का शिकार करके नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं दोस्तों। खेजड़ी वृक्ष के बारे में कौन सा कथन गलत है? ए यह मुख्य रूप से रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, बी इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, सी इसकी छाल का उपयोग दवा बनाने में होता है और इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता, डी यह छायादार वृक्ष नहीं है और इसकी पत्तियां जानवर नहीं खाते। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यह छायादार वृक्ष नहीं है और इसकी पत्तियां जानवर नहीं खाते। यह कथन गलत है क्योंकि राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी बहुत छायादार होता है। बच्चे इसकी छाया में खेलते हैं और स्थानीय जानवर इनकी पत्तियां बड़े चाव से खाते हैं। क्षेत्रीय आवास, भोजन और संस्कृति से संबंधित प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 11। नीचे दिए गए किस राज्य के गांव में घरों को मजबूत बांस के खंभों पर जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर, मतलब 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनाया जाता है? ए लद्दाख, बी असम, सी मनाली हिमाचल प्रदेश क्षेत्र, या डी राजस्थान। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी असम। असम में बहुत भारी बारिश होती है और बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है, इसलिए वहां के लोग अपने घरों को लकड़ी और बांस के मजबूत खंभों पर बनाते हैं ताकि बाढ़ का पानी घर के अंदर ना घुस सके। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं दोस्तों। लद्दाख के घरों की क्या विशेषताएं हैं जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाती हैं? ए घरों की निचली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती, बी दीवारें पत्थरों, गारे और चूने की मोटी परतों से बनी होती हैं, सी फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं, या डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। लद्दाख ठंडा रेगिस्तान के क्षेत्र में 2 मंजिला घर होते हैं। सर्दियों में लोग जानवरों के साथ निचली मंजिल बिना खिड़की वाली पर रहने आ जाते हैं क्योंकि वहां ठंड कम लगती है। लकड़ी के फर्श और छतें गर्मी को रोक कर रखती हैं। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। टैपियोका किस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है जिसे उबले हुए नारियल की करी के साथ खाते हैं? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी असम, सी गोवा, या डी केरल। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी केरल। टैपियोका एक कंद जिसको जड़ भी बोलते हैं, रूट है जो जमीन के नीचे उगता है। केरल के लोग इसे अपने आंगन में उगाते हैं और उबले हुए टैपियोका को नारियल के साथ खाना बेहद पसंद करते हैं। प्रश्न संख्या 14 है। नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना हमारे देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? ए गोवा, बी कश्मीर, सी केरल, या डी मिजोरम।
उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए गोवा। गोवा समुद्र के किनारे स्थित है और वहाँ नारियल के पेड़ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ मछली को नारियल के तेल में पकाया जाता है। इसके विपरीत कश्मीर में मछली को सरसों के तेल में पकाया जाता है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं दोस्तों, चेराव किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसमें लोग बांस की डंडियों को जमीन पर पीटते हैं? ए असम, बी मिजोरम, सी ओडिशा या डी झारखंड। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी मिजोरम। चेराव मिजोरम का पारंपरिक नृत्य है। यह मुख्य रूप से फसल कटने के बाद खुशी के मनाने के लिए किया जाता है। इसमें जोड़े में लोग आमने सामने बैठकर बांस की डंडियों को ताल पर हिलाते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं दोस्तों, झारखंड की मुख्य फसल क्या है और वहाँ की मुख्य भाषा कुड़ुख में जंगल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गेहूं वन, बी चावल तोड़ांग, सी मक्का झाड़ी या डी बाजरा कानन। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी चावल, जिसको जंगल को तोरंग कहा जाता है। झारखंड में चावल मुख्य फसल है। कुड़ुख भाषा वहाँ की आदिवासी जनजाति बोलती है और वे जंगल को बहुत पवित्र मानते हैं, जिसे उनकी भाषा में तोरंग कहा जाता है। प्रश्न संख्या 17 दोस्तों, बोरा और चेवा चावल की किस्में मुख्य रूप से किस राज्य में बिहू त्योहार के अवसर पर पकाई जाती हैं? ए पश्चिम बंगाल, बी असम, सी बिहार या डी तमिलनाडु। इसमें आपको दोस्तों पहले से एक हिंट मिली हुई है, बिहू त्योहार। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी असम। असम में जब नई धान की फसल कटती है तो माघ बिहू मनाया जाता है। बोरा एक प्रकार का चिपचिपा चावल होता है जिसे कढ़ाई में भूनकर चेवा चावल तैयार किया जाता है। प्रश्न संख्या 18, हमारे देश के किस राज्य में कांसा की वस्तुएं बनाने की प्राचीन परंपरा है और कांसा किन दो धातुओं का मिश्रण है? ए तांबा और जस्ता, बी तांबा और टिन, सी एल्यूमिनियम और तांबा या डी लोहा और टिन। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी तांबा और टिन। आदिवासी लोग हजारों सालों से कांसे के बर्तन, मूर्तियां और तोपे बनाते आ रहे हैं। वैज्ञानिक रूप से कांसा तांबे और टिन की एक मिश्र धातु है। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं दोस्तों, मधुबनी चित्रकला के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ए बिहार, यह बिहार का बहुत पुराना लोक कला रूप है। बी इन चित्रों को बनाने के लिए पिसे हुए चावल के रंगीन घोल का प्रयोग किया जाता है। सी इसमें नील हल्दी पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है या डी उपरोक्त सभी कथन सही हैं। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सही हैं। बिहार के मधुबनी जिले के नाम पर इस कला का नाम पड़ा है। त्योहारों और खुशी के मौकों पर वहां घरों की दीवारों और आंगनों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल और पक्षियों के चित्र प्राकृतिक रंगों से बनाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं, पोचमपल्ली एक कस्बा है जो अपनी खूबसूरत और विशेष प्रकार की बुनाई पोचमपल्ली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यह वर्तमान में किस राज्य का भाग है? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी तेलंगाना या डी केरल। तो सही उत्तर बताइए दोस्तों। सही उत्तर हो दोस्तों ऑप्शन सी तेलंगाना। पहले पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद अब यह कस्बा तेलंगाना राज्य में आता है। यहाँ के बुनकर पारंपरिक रूप से चटकीले रंग की साड़ियाँ बनाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, मानव स्वास्थ्य रोग और जल से संबंधित प्रश्न। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं, मलेरिया रोग की दवा किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? ए यूकेलिप्टस, बी सिंकोना, सी नीम या डी देवदार। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी सिंकोना। पुराने समय से ही सिंकोना पेड़ की छाल को उबालकर मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब इसी छाल से मलेरिया की प्रसिद्ध दवा क्विनाइन बनाई जाती है। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक यह सिद्ध करने के लिए प्रसिद्ध है कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है, जिसके लिए उन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला था? ए रोनाल्ड रोस, बी ग्रेगर मेंडल, सी चार्ल्स डार्विन या डी लुई पास्चर। सही उत्तर हो दोस्तों ऑप्शन ए रोनाल्ड रोस।
रोनाल्ड रॉस ने भारत के सिकंदराबाद के अस्पताल के मच्छरों के पेट में झांका और पाया कि मलेरिया एक परजीवी के कारण होता है जिसे मादा एनाफिलीज मच्छर फैलाती है। प्रश्न संख्या 23, रक्त अल्पता या एनीमिया मुख्य रूप से किसकी कमी से होता है और डॉक्टरों द्वारा इसके उपचार के लिए क्या खाने की सलाह दी जाती है? ए, हीमोग्लोबिन आयरन की कमी, आंवला गुड़ और हरी पत्तेदार सब्जियां, बी कैल्शियम की कमी, दूध और केला, सी विटामिन ए की कमी, गाजर और पपीता, या डी आयोडीन की कमी, समुद्री भोजन। रक्त अल्पता का दोस्तों मतलब होता है खून की कमी होना। तो खून की कमी को हम लोग एनीमिया कहते हैं। एनीमिया होने का कारण होता है हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी, जिसकी पूर्ति हम आंवला गुड़ और हरे पत्तेदार सब्जियों से कर सकते हैं। जब शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन का स्तर नीचे गिर जाता है, जिससे थकान और कमजोरी होती है। आंवला, पालक और हरी सब्जियां और गुड़ आयरन के सबसे समृद्ध स्रोत हैं, अर्थात इनसे अधिक मात्रा में हमें आयरन प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। अल ब्रूनी किस देश का निवासी था जो 1000 वर्ष पहले भारत आया था और उसने यहाँ के जल प्रबंधन की प्रशंसा की थी? ए मोरक्को, बी उज्बेकिस्तान, सी अफगानिस्तान, या डी ईरान। सही उत्तर सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद, जिसे हम लोग तहकीक हिंद के नाम से भी जानते हैं, में लिखा था कि भारत के लोग तालाब और बावड़ियां बनाने में माहिर हैं, जिससे वर्षा के जल का संरक्षित किया जा सके। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं दोस्तों। तरुण भारत संघ नामक संस्था का संबंध किससे है और इसके संचालक कौन है, जिन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ए वनों का संरक्षक सुंदर लाल बहुगुणा, बी पुरानी झीलों और तालाबों का पुनर्निर्माण राजेंद्र सिंह, सी सौर ऊर्जा का बढ़ावा मेधा पाटकर, या डी नदियों की सफाई बाबा आंटे। आशा है आपने सही उत्तर चुन लिया होगा दोस्तों। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी पुरानी झीलों और तालाबों का पुनर्निर्माण राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह ने राजस्थान के सूखे इलाकों में पारंपरिक तालाबों को पुनर्जीवित करके पानी की कमी को दूर किया था, इसलिए इन्हें जल पुरुष और रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। प्रश्न संख्या 26, मृत सागर के बारे में क्या सत्य है? ए, यह दुनिया का सबसे नमकीन सागर है, जिसके 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम नमक होता है। बी, अत्यधिक नमक के कारण इसमें कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। सी, इसमें इंसान तैरते रहते हैं, डूबते नहीं हैं। या डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। मृत सागर का घनत्व बहुत अधिक होने के कारण इंसान का शरीर इसमें बिना किसी प्रयास के तैरता रहता है, ठीक वैसे ही जैसे हम गद्दे पर लेटे हों। प्रश्न संख्या 27, स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक तौर पर महात्मा गांधी की किस जयंती पर शुरू किया गया था? ए 140वीं जयंती, बी 150वीं जयंती, सी 125वीं जयंती, या डी 160वीं जयंती। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2014 को। गांधी जी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को इस राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की थी, ताकि खुले में शौच से मुक्ति और स्वच्छता को बढ़ावा दिया जा सके। प्रश्न संख्या 28, चमकीला तारा या सूर्यमणि का संबंध किस आंदोलन से है? ए नर्मदा बचाओ आंदोलन, बी झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन, सी चिपको आंदोलन, या डी अप्पिको आंदोलन। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी झारखंड बचाओ आंदोलन। सूर्यमणि झारखंड की एक आदिवासी महिला हैं, जिन्होंने आदिवासियों के अधिकारों और जंगलों को ठेकेदारों से बचाने के लिए तोरांग केंद्र की स्थापना की और बच्चों की प्रकृति व संस्कृति से जोड़ा था। प्रश्न संख्या 29, तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ए, यह एक स्वच्छ ईंधन है, बी, यह नीली ज्वाला के साथ जलने वाला ईंधन है, सी, यह उच्च ऊष्मीय मान देता है, या डी, यह मुख्य रूप से मीथेन गैस से बना होता है। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यह मुख्य रूप से मीथेन गैस से बना होता है। एलपीजी मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन गैसों का मिश्रण होती है, ना कि मीथेन का। सीएनजी और प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है।
प्रश्न संख्या 30, पर्यावरण अध्ययन की मुख्य 6 थीम्स में से कौन सी एक थीम नहीं है? ए परिवार और मित्र, बी भोजन और पानी, सी चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, या डी सौर मंडल और ब्रह्मांड। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सौर मंडल और ब्रह्मांड। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का सिलेबस 6 थीम्स पर आधारित है। परिवार और मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। सौर मंडल इसमें शामिल नहीं है। भूगोल, यात्रा और अंतरिक्ष से संबंधित प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 31, रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ किस देश में पाया जाता है और उसकी क्या विशेषता है? ए यूएई, इसकी पत्तियां बहुत बड़ी होती हैं। बी ऑस्ट्रेलिया, इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं और तने में पानी संचित रखती हैं। सी राजस्थान, यह एक कंटीली झाड़ी होती है। या डी सूडान, इस पर बहुत सारे फल आते हैं। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया, इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं और तने में पानी संचित रहता है। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया के सूखे इलाकों में पाया जाता है। इसकी जड़ें जमीन के अंदर पानी के स्तर तक चली जाती हैं। जब स्थानीय लोगों को पानी की कमी होती है तो वे इसके तने में पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में सापेक्ष स्थिति और दिशाओं को सिखाने के लिए भारत के मानचित्र पर आधारित प्रश्न है। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की दिशा क्रमशः क्या होती है? ए उत्तर पूर्व और दक्षिण, बी उत्तर पश्चिम और पूर्व, सी दक्षिण और उत्तर, या डी पूर्व और पश्चिम। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तर पूर्व और दक्षिण। भारत के मानचित्र में गुजरात पश्चिम में है। गुजरात से जब हम उत्तर प्रदेश की तरफ देखेंगे तो वह उत्तर पूर्व दिशा में दिखेगा और तमिलनाडु बिल्कुल नीचे दक्षिण दिशा में स्थित है। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं तो हमारे देश में ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है? जो चारों तरफ से बर्फ से ढका है और जहां बहुत कम बारिश होती है। ए जैसलमेर, बी लद्दाख, सी मनाली, या डी शिलोंग। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, लद्दाख। लद्दाख हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, जिसके कारण मानसून की हवाएं यहाँ नहीं पहुंच पाती हैं। यहाँ साल भर अत्यधिक ठंड और शुष्क मौसम रहता है, इसलिए इसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं दोस्तों। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष स्टेशन में कितने महीने बिताए थे और वहां के अनुभव के बारे में उन्होंने क्या सच बताया? ए वहां गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण बाल हमेशा खड़े रहते थे। बी पानी के बुलबुले उड़ते थे और हाथ मुंह धोने के लिए उन्हें पकड़ना पड़ता था। सी वे एक जगह टिककर बैठ नहीं सकती थी, उन्हें बेल्ट से बांधना पड़ता था। या डी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल न होने के कारण चीजें और व्यक्ति तैरते रहते हैं। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में 6 महीने से अधिक का समय बिताया। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं दोस्तों। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 के दशक में भारत के किस राज्य, जो अब अलग राज्य है, में वनों की कटाई रोकने के लिए की गई थी? ए उत्तराखंड, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, या डी राजस्थान। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तराखंड। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर उन्हें कटने से बचाया था। इसी को हम लोग चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 36, ग्रेगर जोहान मेंडल मटर के पौधों पर 28,000 प्रयोग किए थे। उन्हें किस क्षेत्र का जनक माना जाता है? ए पर्यावरण विज्ञान, बी आनुवंशिकी, सी भूगर्भ विज्ञान, या डी चिकित्सा शास्त्र। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, आनुवंशिकी। ऑस्ट्रिया के भिक्षु मेंडल ने पाया कि मटर के पौधों में लक्षण जोड़ियों में आते हैं। चिकना या खुरदरा, पीला या हरा,
उन्होंने आनुवंशिकता के बुनियादी नियम दिए थे। तो आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को ही कहा जाता है। प्रश्न संख्या 37, झूम खेती के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए, फसल काटने के बाद जमीन को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। बी, वहां उगने वाले बांस या खरपतवार अर्थात झाड़ियों को उखाड़ा नहीं जाता बल्कि वो जला दिया जाता है और उसकी राख खाद का काम करती है। सी, यह खेती भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे मिजोरम में मुख्य रूप से होती है। या डी, उपरोक्त सभी सही विकल्प हैं। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही विकल्प हैं। झूम खेती पूरी तरह से प्राकृतिक और पारंपरिक है। इसमें जमीन को गहरा जोता नहीं जाता बल्कि हल्का सा हिलाकर बीज छिड़क दिए जाते हैं। यह पर्यावरण के अनुकूल मानी जाती है बशर्ते इसे सही अंतराल पर किया जाए तब। प्रश्न संख्या 38, नीचे दिए गए कौन से राज्यों का समूह अरब सागर के तट पर स्थित है? ए, कर्नाटक, केरल, गुजरात। या बी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। सी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। या डी, पश्चिम बंगाल, केरल और गोवा। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, कर्नाटक, केरल और गुजरात। भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर स्थित है, जहां गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल राज्य जाते हैं। जबकि पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी है, जहां पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस मानव जनित गतिविधियों के कारण वैश्विक ऊष्मन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है? ए, ऑक्सीजन, बी, कार्बन डाइऑक्साइड, सी, नाइट्रोजन या डी, ऑर्गन। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। जीवाश्म ईंधनों पेट्रोल और कोयला के जलने और वनों की कटाई के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। यह गैस सूर्य की गर्मी को सोख लेती है और बाहर नहीं जाने देती, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। प्रश्न संख्या 40, भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी यात्रा का नेतृत्व किया था वह गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी तक किस वर्ष आयोजित की गई थी? ए, 1920, बी, 1930, सी, 1942 या डी, 1915। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1930। अंग्रेजों द्वारा नमक पर भारी टैक्स लगाने के विरोध में गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी तक पैदल यात्रा की थी और 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा था। अब आते हैं दोस्तों टीचर कॉर्नर पर्यावरण शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में परिभाषाओं, अमूर्त अवधारणाओं और केवल रटने को हतोत्साहित किया जाता है। ए, क्योंकि बच्चे अमूर्त बातें नहीं समझ सकते, वे करके और संदर्भ से सीखते हैं। बी, पाठ्य पुस्तक का बोझ कम करने के लिए। सी, परीक्षाओं को कठिन बनाने के लिए। या डी, शिक्षकों का काम आसान करने के लिए। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, क्योंकि बच्चे अमूर्त बातें नहीं समझ सकते, वे करके और संदर्भ से सीखते हैं। एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर का बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। वही किताबी की परिभाषाओं के बजाय अनवास्तविक अनुभवों, क्षेत्र भ्रमण और गतिविधियों के बेहतर सीखता है। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं दोस्तों, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। इसका सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या होना चाहिए? ए, बच्चों को आनंद और मनोरंजन प्रदान करना। बी, दैनिक समय सारणी में बदलाव करना ताकि शिक्षक को आराम मिले। सी, शिक्षार्थियों को सक्रिय और वास्तविक सीखने के अनुभव प्रदान करना। या डी, जानवरों के प्रति क्रूरता सिखाना। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों को सक्रिय और वास्तविक सीखने का अनुभव प्रदान करना। किताबों में जानवरों की फोटो देखने और उन्हें चिड़ियाघर में चलते फिरते खाते पीते देखने में बहुत अंतर होता है। यह बाहरी दुनिया का अनुभव बच्चों के ज्ञान को स्थायी बनाता है। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सद्भावना, सहयोग और समूह कार्य को बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छी शिक्षण विधि कौन सी है? ए, व्याख्यान विधि। बी, सहयोगात्मक और परियोजना कार्य। सी, पाठ्य पुस्तक को जोर जोर से पढ़ना। या डी, गृह कार्य देना। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, सहयोगात्मक और परियोजना कार्य।
जब बच्चे ग्रुप में कोई प्रोजेक्ट या मॉडल बनाते हैं तो वे एक दूसरे से बात करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं और टीम में काम करना सीखते हैं, जिससे सामाजिक कौशलों का विकास होता है। प्रश्न संख्या 44। प्राथमिक कक्षाओं कक्षा 1 और 2 में ईवीएस का कोई अलग विषय या पाठ्य पुस्तक नहीं है। इन कक्षाओं में ईवीएस कैसे पढ़ाया जाता है? ए, कक्षा 1 और 2 में ईवीएस पढ़ाया ही नहीं जाता। बी, भाषा और गणित के माध्यम से संदर्भगत रूप में। सी, केवल चित्रों के माध्यम से। या डी, विशेष परीक्षाओं द्वारा। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भाषा और गणित के माध्यम से संदर्भगत रूप। छोटे बच्चों पर बस्ते का बोझ कम करने के लिए एनसीईआरटी ने कक्षा 1 और 2 में अलग से कोई विज्ञान या ईवीएस की किताब नहीं रखी है। भाषा की कहानियों और गणित के गिनतारे के माध्यम से ही उन्हें प्रकृति और समाज की बुनियादी समझ दी जाती है। प्रश्न संख्या 45। ईवीएस में सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत पोर्टफोलियो को सबसे विश्वसनीय उपकरण क्यों माना जाता है? ए, क्योंकि इसमें बच्चे की गलतियों को लेखा जोखा होता है। बी, क्योंकि यह समय के साथ बच्चे के विभिन्न क्षेत्रों में क्रमिक विकास का वो काम करके नमूनों सहित रिकॉर्ड रखता है। सी, यह शिक्षक की लिखावट को सुधारता है। या डी, इसमें केवल माता पिता के हस्ताक्षर होते हैं। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, क्योंकि यह समय के साथ बच्चे के विभिन्न क्षेत्रों में क्रमिक विकास का काम के नमूनों सहित रिकॉर्ड रखता है। पोर्टफोलियो बच्चे का एक रचनात्मक कलेक्शन है जिसमें उसकी सबसे अच्छी ड्राइंग, असाइनमेंट, कविताएं या टेस्ट पेपर रखे जाते हैं। इससे बिना किसी मानसिक दबाव के बच्चे की वास्तविक प्रगति का पता चलता है। प्रश्न संख्या 46। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के मानचित्रण कौशल विकसित करने से किस योग्यता को बढ़ावा मिलता है? ए, सुंदर रेखा चित्र बनाने की क्षमता। बी, गणना करने और गणना को याद रखने की क्षमता। सी, सापेक्ष स्थिति और दिशा और स्थानों के बीच की दूरी को समझने की समझ। या डी, पूरे विश्व का नक्शा रचने की क्षमता। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सापेक्ष स्थिति, दिशा और स्थानों के बीच की दूरी को समझने की समझ। मैपिंग स्किल का मतलब नक्शा रटना नहीं है, बल्कि बच्चों को यह समझाना है कि उनके स्कूल से उनका घर किस दिशा में है या भारत के नक्शे में राज्य एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। इससे स्थानिक सोच बढ़ती है। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में उपकल्पनाओं का निर्माण और प्रयोग करना किस कौशल के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है? ए, स्मरण कौशल। बी, हस्त कौशल और तार्किक सोच। सी, केवल चित्रकला कौशल। या डी, श्रवण कौशल। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, हस्त कौशल और तार्किक सोच। जब बच्चा खुद कोई छोटा प्रयोग करता है, जैसे पानी में कोई कौन सी चीजें डूबती हैं, कौन सी तैरती हैं, तो वह केवल सुनता नहीं है बल्कि अपनी आंखों से परिणाम देखता है। इससे उसकी तार्किक क्षमता और करके सीखने का हुनर मजबूत होता है। प्रश्न संख्या 48। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा दृढ़ता से अनुशंसा करती है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ए, विषय के मूल सिद्धांतों को कंठस्थ करना। बी, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता प्राप्त करना। सी, कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। या डी, केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराना। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। एनसीएफ 2005 का सबसे मुख्य सूत्र है ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। बच्चा जो क्लास में पढ़ रहा है, जैसे पानी का संरक्षण, वह उसे अपने घर और समाज में लागू कर सके, यही ईवीएस का असली मकसद होता है। प्रश्न संख्या 49। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में बच्चों से पूछती है, अगर पृथ्वी पर एक महीने तक पानी और बिजली ना हो तो हमारा जीवन कैसा होगा? इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है? ए, बच्चों को परेशान करना। बी, छात्रों के वास्तविक जीवन की चिंताओं पर कल्पनाशील और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना। सी, बच्चों की सामान्य ज्ञान की परीक्षा लेना। या डी, बिजली और पानी के बिलों की गणना सिखाना। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, छात्रों के वास्तविक जीवन की चिंताओं और कल्पनाशील और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना। यह एक मुक्त अंक वाला प्रश्न है।
इसका कोई एक रटा रटाया उत्तर नहीं हो सकता। ऐसे प्रश्नों से बच्चे गहराई से सोचते हैं और संसाधनों के महत्व को व्यवहारिक रूप से समझते हैं। प्रश्न संख्या 50 और इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस मूल्यांकन का एक एक सहशैक्षिक संकेतक है जो बच्चे के व्यवहार और मूल्यों को दर्शाता है? ए लिखित परीक्षा के अंक, बी पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और दूसरों के साथ सहयोग, सी परिभाषाएं याद करने की क्षमता, या गृह कार्य की समय पर प्रस्तुति। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और दूसरों के साथ सहयोग। सतत और व्यापक मूल्यांकन कहता है कि केवल पढ़ाई के नंबर काफी नहीं है। बच्चा जानवरों के प्रति कितना दयालु है, पेड़ों को पानी देता है या नहीं, अपने सहपाठियों की मदद करता है या नहीं, यह सब सह शैक्षिक पक्ष है के अंतर्गत आता है, जो एक अच्छे नागरिक के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों ये थे सीटेट ईवीएस के 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपको परीक्षा की तैयारी को और मजबूत करेंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि 50 में से आपके कितने उत्तर सही हुए। अगर आपका स्कोर 40 प्लस है तो आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है। अगर इससे कम है तो चिंता मत कीजिए, नियमित अभ्यास करते रहिए। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें और अपने सीटेट तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के साथ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, प्रैक्टिस सेट्स और सीटेट की पूरी तैयारी के लिए स्टडी विद अजय कुशवाहा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।